अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो सेकंड ईयर कंप्यूटर, बेटा हम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, हमने जो कंप्यूटर के अंदर पढ़ना है वो सी लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज के अंदर जो है हमें पता है कि हमारे पास जो बेटा लैंग्वेज होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। जो जो हमारी सी लैंग्वेज है इसको हम कहते हैं दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज का नाम है। तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है बेटा? प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये होती है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, ये सेट है, ये इंस्ट्रक्शंस का सेट है। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर को बताता है आपने क्या करना है या कैसे करना है। सा या फिर यूं कह लें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है ये प्रोग्राम बताता है। अब हमने करना क्या है, हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना है जो कि हमारी सी लैंग्वेज है, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेजेस बेटा दो किस्म की होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है बेटा हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, यानी जो इंसानों की समझ में आए। अब जब आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने सेकंड ईयर कंप्यूटर लिखा है, आपके सामने मैंने प्रोग्राम लिखा है, आपके सामने मैंने हाई लेवल लैंग्वेज लिखा है। ये जो करेक्टर्स हैं ये हमारी लैंग्वेज के करेक्टर्स हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो उसे कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो सी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये हमारी जबान में है। ठीक है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इसमें जो अल्फाबेट्स यूज होंगे वो हमारी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स यूज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। और बेटा इसके अलावा जो है एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। एक होती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के ना बेटा आपके पास जो है दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज, एक होता है मशीन लैंग्वेज, एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। देखो बेटा जो मशीन लैंग्वेज है ना उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है जीरो वन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? जीरो वन। ये अभी समझाता हूँ कि क्यों हम इसको जो है बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। देखो मशीन जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। ठीक है, मशीन या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकती, वो जो समझती है वो मशीन लैंग्वेज को समझती है। अब मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को जो है हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या मतलब? जीरो वन। अब आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जस्ट लाइक आपने जो है सुना होगा आस्की कोड नाम की कोई चीज। ठीक है, आस्की कोड नाम की आपने कोई चीज सुनी होगी। आस्की कोड कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की कोड की एब्रीवेशन है। कीबोर्ड अगर आप देखें तो कीबोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स नजर आएंगे, ए बी सी के अल्फाबेट्स नजर आएंगे, आपको 1 2 3 नंबर नजर आएंगे, आपको स्पेशल कैरेक्टर नजर आएंगे, जैसे कि फैक्टोरियल, इन्वर्टेड कॉमास, एंड का साइन, डॉलर का साइन, जो है परसेंटेज का साइन, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है। इट मींस अगर आप कीबोर्ड के ऊपर देखें तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आपको नंबर नजर आएंगे। ठीक है, नंबर के साथ साथ जो है, नंबर के साथ साथ आपको अल्फाबेट्स नजर आएंगे। अल्फाबेट्स के साथ आपको जो है स्पेशल करेक्टर नजर आएंगे। तो बेटा हर एक का कोई ना कोई आस्की कोड होता है। जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ आस्की कोड की टेबल। अभी मैं आपको आस्की कोड की टेबल दिखाता हूँ जरा। तो
तो होता क्या है, जो हमारे आस्की कोड होता है वो क्या करता है, आस्की कोड देखो कंपाइलर, अब सबसे पहले हम कंपाइलर के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपाइलर कहते हैं किसको है, इतने में आपकी आस्की कोड टेबल भी ओपन हो जाएगी। तो फिर मैं आपको सब पहले, बल्कि पहले मैं आपको आस्की कोड दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये आस्की कोड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो खुला हुआ है ये आस्की कोड लिखा हुआ है सबका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि समाल एक आस्की कोड आपके सामने 97 है। इसी तरह से आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये देखें, जितने भी आपके पास स्पेशल करेक्टर हैं, ये सैंबल हैं, हर एक का, जितने भी कीबोर्ड्स के ऊपर करेक्टर हैं, हर एक का कोई ना कोई आस्की कोड है, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल ए है, आप देख सकते हैं कैपिटल ए का आस्की कोड 65 है, कैपिटल बी है उसका आस्की कोड 66 है। इसी तरह ये कैपिटल लेटर्स का आस्की कोड कुछ और है, स्मॉल लेटर्स का आस्की कोड कुछ और है। ये देखें, कैपिटल ए का आस्की कोड 67 था, स्मॉल ए का आस्की कोड 97 है। तो ये जो है, एक और बात, सी लैंग्वेज जो है ना बेटा हमारे पास, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिसमें जो है कैपिटल लेटर का मतलब कुछ और हो, स्मॉल लेटर का मतलब कुछ और हो। तो आप देख सकते हैं जितने भी मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स फिर दो तरह के होते हैं, बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी, उन दोनों का अलग अलग आस्की कोड यहाँ दिया गया है। उसके अलावा कीबोर्ड्स पर नंबर होते हैं, हर नंबर का आस्की कोड यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर होते हैं आपके सामने, ये रहे, उसका आस्की कोड भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो हर एक का कोई ना कोई आस्की कोड होता है। अब होता क्या है, कंपाइलर, हम बात कर रहे हैं कंपाइलर की, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या काम करता है भाई, कंपाइलर ये काम करता है आपके पास कि ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, वो भी अभी हम देखते हैं। देखें बच्चों, मैंने आपको कंपाइलर जो है ना, जो कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो नंबर हैं, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हैं, कंपाइलर सबके आस्की कोड जानता होता है, ठीक है। अब कंपाइलर ने करना क्या होता है, कंपाइलर ये करता है कि जैसे हमने ए प्रेस किया, ठीक है, हमने ए प्रेस किया, ए का आस्की कोड, कैपिटल ए का आस्की कोड आपको पता है 67 है। कंपाइलर क्या करेगा, 67 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये 01 की फॉर्म में एक कोड बनेगा 8 बिट का। 8 बिट में एक बाइट होती है। तो फिर जाकर वो मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होगा, फिर जाके उसे पता लगेगा कि कंप्यूटर कंप्यूटर ये नहीं जानता ए है, कंप्यूटर जानता है उसका बाइनरी कोड। यानी जैसे कैपिटल ए है, उसका आस्की कोड अभी देखा आपने 67 है, तो कंपाइलर क्या करेगा, आस्की कोड 67 लेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो 01 का कोड बनेगा। जब वो 01 का कोड बनेगा, फिर जाके कंप्यूटर को पता लगेगा कि यूजर ने क्या इनपुट किया है। अभी हम कंपाइलर को देखते हैं। कंपाइलर को देखने से पहले यहाँ पर दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है बेटा सोर्स कोड, एक होता है सोर्स कोड, ठीक है। एक होता है आपके पास ऑब्जेक्ट कोड, एक होता है आपके पास ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है भाई। एक सोर्स कोड होता है, एक ऑब्जेक्ट कोड कोड होता है। ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, किस में लिखा जाए, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए, ऐसे कोड को, ऐसे प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी समझ आ गई कि सोर्स कोड किसे कहते हैं बेटा, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, उसे हम जो है ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे सोर्स कोड कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद हमारी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसके अल्फाबेट्स हमारी लैंग्वेज के हो। ये जितनी भी, जैसे मैंने आपके सामने वर्ड्स लिखा हुआ है, प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारे हमारे अल्फाबेट्स के हैं, ये सारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हैं। तो ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अब बात करते हैं हम कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है, देखिए, फर्ज करें एक चाइना से बंदा आता है, ठीक है। उसको जो है चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, उसको चाइना से बंदा आता है, उसको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है। वो पाकिस्तानी किसी बंदे से कम्युनिकेट करना चाहता है, पाकिस्तान वाले बंदे को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। और
चाइना वाले बंदे को जो है वो उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, अब दोनों को कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है वो एक ट्रांसलेटर को लेके आएंगे, वो एक ऐसे बंदे को अपने दरमियान लेके आएंगे जिसको चाइनीज लैंग्वेज भी आती होगी, जिसको उर्दू लैंग्वेज भी आती होगी। तो चाइनीज वाला बंदा अपनी बात चाइनीज में कहेगा ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर उसको उर्दू में कन्वर्ट कर कर समझाएगा पाकिस्तानी को ये कहना चाह रहा है। तो सेम यही कहानी जो है बेटा कंपाइलर की है। कंपाइलर जो है आपके सामने, मैंने आपको बताया कंप्यूटर जो है, मशीन जो है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझती। वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? वो मशीन लैंग्वेज समझती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा बेटा? कंपाइलर हमारे पास उस दोनों को अंडरस्टैंडिंग में, बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, यूजर और कंप्यूटर की। अब यूजर तो बोलता है, यूजर इंस्ट्रक्शन देता है अपनी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में भी, क्योंकि उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज समझना आसान है, मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज समझना आसान है। तो होता यूं है बेटा कि कंपाइलर क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोर्स कोड को, यानी कि कंपाइलर यूजर की इंस्ट्रक्शन लेता है, यूजर इंस्ट्रक्शन देता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या मतलब? यूजर अपनी इंस्ट्रक्शन देता है हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर हर एक अल्फाबेट को देखता है, क्योंकि कंपाइलर को हर एक का आस्की कोड पता है। वो क्या करता है, तमाम अल्फाबेट्स के आस्की कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक कोड बनाता है जो कि लो लेवल लैंग्वेज में होता है, और फिर जाके मशीन को पता लगता है कि यूजर ने क्या कहा है, यूजर ने किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है। तो कंपाइलर की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि सोर्स कोड को, ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है कंपाइलर। अब एक और चीज होती है कंपाइलर के साथ, जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम भी यही है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटर का काम भी यही है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है बेटा? दोनों में फर्क यह है, कंपाइलर तमाम कोड को, तमाम कंप्लीट कोड को एक ही दफा एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसकी मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने 50 स्टूडेंट्स की क्लास बैठी हुई है, मैं 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं लगेगा कि किसको समझ आया किसको समझ नहीं आया, लेकिन मैंने 50 स्टूडेंट्स को अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया। ठीक है, इनफैक्ट इसकी बजाय अगर मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाता हूँ, 50 स्टूडेंट है ना, एक एक करके पढ़ाता हूँ। एक एक स्टूडेंट को अलग पढ़ाने में मेरा टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस स्टूडेंट को समझ आया, किस स्टूडेंट को समझ नहीं आया। कम से कम मेरी ये अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो जाएगी। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंपाइलर जो है कंप्लीट कोड को एक ही बार एग्जीक्यूट कर देता है। हाँ, इसके लिए ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि एरर कहाँ पर है, क्योंकि अगर 10 लाइनों का कोड है, इसने 10 लाइनों को ही एग्जीक्यूट करना है, जहां एरर आया वहां रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंटरप्रेटर है, एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, वो कहेगा ये ठीक है, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, कहेगा ठीक है, जब तीसरी लाइन पे आएगा वहां एरर होगा तो वहां रुक जाएगा। इसका मतलब कि तीसरी लाइन में ही एरर है, इसका मतलब इसमें एरर निकालना आसान है। सही है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और वो जो है पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट हो तो वो उसको कंप्लीट को एक बार एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके आपको नहीं बताता इस लाइन में एरर नहीं है, इस लाइन में एरर नहीं है। तो ये थी मशीन लैंग्वेज, जो क्या करती थी, जो मशीन की लैंग्वेज थी, जो असल में इसकी हेल्प मशीन को, हमारी जबान मशीन को कंपाइलर समझाता है। जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर यूजर से इंस्ट्रक्शन लेता है, उन तमाम इंस्ट्रक्शन का, उन तमाम अल्फाबेट्स का उसे आस्की कोड पता होता है, वो आस्की कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर जाके कंप्यूटर को पता लगता है कि यूजर चाह क्या रहा है। सही है। उसके बाद भाई असेंबली लैंग्वेज है। जिस तरह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर को यूज करते हैं, उसी तरह असेंबली लैंग्वेज में भी हम असेंबलर को यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में बेटा हम असेंबलर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी सिंपल सी बातें कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम मैंने आपको बताया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसके बाद लैंग्वेजेस दो किस्म की होती हैं हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, और वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है जिसमें बड़े अल्फाबेट का मतलब कुछ और हो, जिसमें छोटा अल्फाबेट का मतलब कुछ और हो। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड बनाया। सोर्स कोड जो है ऐसा कोड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए। ऑब्जेक्ट कोड ऐसा कोड होता है जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए। उसके बाद आते हैं हम मशीन लैंग्वेज पे। मशीन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि बाइनरी लैंग्वेज भी हम इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं मशीन की जबान। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर क्या करता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस को देखता है, तमाम ऑब्जेक्ट्स का आस्की कोड उसे पता होता है, तमाम कैरेक्टर्स का, तो वो करता क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। भाई अब आगे चलते हैं। अब हम अपनी, ये तो सिर्फ थोड़ी सी हमारे पास थ्योरी थी, जो बेसिक्स हम कह सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हेडर फाइल। ठीक है, वो है हमारी हेडर फाइल, प्रोग्रामिंग की हेडर फाइल। तो भाई हेडर फाइल है तो बहुत सारी, stdio.h है, conio.h है, math.h है, और भी बहुत सारी हमारे पास हेडर फाइल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी हमारे पास हेडर फाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडर फाइल है वो है बेटा हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h। इस stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इस stdio.h का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। अब ये करता क्या है, जैसे बेटा अब ये हर प्रोग्राम के अंदर, इसको बल्कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हर प्रोग्राम के अंदर इस हेडर फाइल का होना जरूरी है। ठीक है, हर प्रोग्राम के अंदर इस हेडर फाइल का होना जरूरी है। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल नहीं होगी तो वो आपका प्रोग्राम नहीं चल सका। क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते क्यों हैं, प्रोग्राम बनाने का मकसद है कुछ इनपुट मिले, प्रोसेसिंग हो और आउटपुट आ जाए। सिंपल सी बात है ना। तो जब प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट ही नहीं होगा तो वो प्रोग्राम किस काम का है। तो ये वाला जो हमारा हेडर फाइल है, ये काम ही यही करती है। ये काम क्या करती है, stdio, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये बेसिकली आपका इनपुट आउटपुट का पूरा जो फ्लो होता है प्रोग्राम के अंदर उसको कंट्रोल करती है। अगर हम इसको हटा दें हेडर फाइल को, तो हम ना प्रोग्राम में इनपुट ले सकते, ना प्रोग्राम के अंदर आउटपुट कर सकते। जब प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट ही नहीं होगी तो वो प्रोग्राम हमारे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हेडर फाइल है, इसके अलावा भी है conio.h है, math.h है। conio.h के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है इस्तेमाल करना। conio.h की हेडर फाइल अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन अगर stdio.h की हेडर फाइल को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। सही है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल का हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा जाना जरूरी है। अगर किसी प्रोग्राम के स्टार्ट में आप हेडर फाइल नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि इनपुट आउटपुट को कंप्लीट जो है ये कंट्रोल करती है। इसका फ्लो जो है इनपुट आउटपुट का वो इसी में डिफाइन होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन। आज मैं जो है आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स बता रहा हूँ। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है फंक्शन। तो हम जरा पहले फंक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, देखो बेटा फंक्शन में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कितनी चीजें होती हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होती है उसकी रिटर्न टाइप। ठीक है, एक होती है उसकी रिटर्न टाइप, एक होता है फंक्शन का नेम, एक होते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स, एक होते हैं फंक्शंस के पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स। तो ये हर फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं। अब सवाल ये आता है कि फंक्शन का हमारे प्रोग्राम से क्या ताल्लुक है। तो भाई फंक्शन का हमारे प्रोग्राम से डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, हेडर फाइल के फौरन बाद उसको हम कहते हैं मेन का फंक्शन। जैसे मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ, void void main। अब हम आपके सामने मैंने एक फंक्शन बनाया। हम जितने भी काम करेंगे ना बेटा वो इस फंक्शन के अंदर करेंगे, जितने भी काम करेंगे इस फंक्शन के अंदर करेंगे। दिस इज द मेन फंक्शन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो मेन फंक्शन है ना, हम इसे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका क्या मतलब
मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट का। देखो भाई, हेडर फाइल से होने के बाद फौरन बाद वो मेन फंक्शन के पास आपका कंपाइलर, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल, आपके प्रोग्राम का फ्लो जाता है। अब सवाल ये आता है, क्या हम एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं? तो भाई आप अपने प्रोग्राम में 1000 फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं, जितने मर्जी फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। और हाँ, मेन से पहले बनाना चाहें मेन से पहले बना सकते हैं, मेन के बाद बनाना चाहें मेन के बाद बना सकते हैं। लेकिन लेकिन हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन सिर्फ एक होगा। और प्रोग्राम है ना, और जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, सबसे एंड वाला टॉपिक है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर, हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले सीक्वेंस पढ़ेंगे, फिर सिलेक्शन पढ़ेंगे, फिर आइट्रेशन पढ़ेंगे, फिर जाके हम फंक्शन कॉल पढ़ेंगे। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, हम अपने प्रोग्राम में क्या एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप एक से ज्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं और एक नाम के फंक्शन भी बना सकते हैं। समझ आ रही है? एक से ज्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं, एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं। उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। कि अगर एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई आप एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में सिर्फ एक होगा, एक से ज्यादा मेन फंक्शन आप नहीं बना सकते, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। अब मैंने कहा कि इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्यों कहते हैं? मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो है ना कुछ फंक्शन मेन से पहले बना लो, यानी हेडर फाइल के फौरन बाद मेन फंक्शन ना बनाओ, कोई और फंक्शन बना लो, सही है। आपने मेन से पहले 4 फंक्शन बनाए, यानी मेन को 4 के बाद बनाया। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, हम फिर भी कंपाइलर सबसे पहले मेन पे जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि फंक्शन को हमने डिटेल से पढ़ना है। एंड में जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर की सबसे आखिरी टाइप है फंक्शन कॉल। तो जब हम इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सबसे पहले होती है उसमें रिटर्न टाइप। ये जो वॉइड लिखा हुआ है आपके सामने, इसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप। अगर वॉइड लिखा हुआ है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। वॉइड की जगह जब हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे क्या वॉइड की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम कुछ और लिख सकते हैं। जब मैं आपको डाटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको ये डिटेल के अंदर डिस्कस करवाऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद होता है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम यहाँ पे बेटा मेन है, यहाँ फंक्शन का नाम मेन है। मेन इज अ कीवर्ड। कीवर्ड हमारा अगला चैप्टर है, वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होना जरूरी है। अगर किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि हम इसको प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा, सही है। उसके बाद होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर बेटा हम इन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अभी ब्रैकेट आपके सामने खाली है, इसका मतलब है इसका कोई पैरामीटर नहीं है, सही है। तो ये आज हमने जो है प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटैक्स पढ़ा है, ठीक है। आपके सामने प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटैक्स हमने पढ़ा है। उसमें हमने हेडर फाइल को डिस्कस किया है, उसमें हमने अपने मेन फंक्शन को डिस्कस किया है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे इंशाल्लाह अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई, जिसमें हमारा हेडर फाइल थी। हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट को कंप्लीट को हमारी कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करती है। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ा बेटा। फंक्शन में 3 चीजें होती हैं, एक रिटर्न टाइप, एक फंक्शन का नेम, पैरामीटर। रिटर्न टाइप का मतलब ये वॉइड जो लिखा हुआ है इसे हम रिटर्न टाइप कहते हैं, ठीक है। अगर वॉइड लिखा हुआ है तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अगर ये मेन जो लिखा हुआ है ये फंक्शन का नाम है, ये मेन होना जरूरी है। अगर मेन के देखो, आप अपनी मर्जी के जितने फंक्शन चाहे प्रोग्राम में बना सकते हैं, चाहे आप उनका नेम भी जो चाहे रखना चाहे रख सकते हैं। और फिर ये भी मैंने बता दिया, एक नेम के एक से ज्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं, सब कुछ अलाउ है, लेकिन मेन फंक्शन सिर्फ एक होगा। मेन फंक्शन सिर्फ एक होगा और हर प्रोग्राम में होना जरूरी होगा। तो आज ये बेसिक सिंटैक्स हमने प्रोग्रामिंग का पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है और डाटा टाइप क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वो आप जो है शेयर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।